बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज जो टॉपिक है जिस पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो है स्टील सेक्टर इन पाकिस्तान, टैक्स पॉलिसी एनालिसिस। अच्छा, ये स्टील सेक्टर का टैक्स पॉलिसी के लिए मैंने सेक्टर क्यों चुना? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिसमें रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन ये हमेशा से दर्द सर बना रहा एफबीआर के लिए और ऐसे टैक्स पेयर स्टील सेक्टर के जो सही तरह से काम करना चाहते हैं, जो सही टैक्स पे करना चाहते हैं, जो ऑनेस्ट हैं, टैक्स चोरी नहीं करना चाहते। वो हमेशा से दर्द सर बनना रहा, जिसके लिए टाइम बाय टाइम इसकी पॉलिसीज़ में चेंज आती रही। कभी ये फिक्स टैक्स में आ गया कि इसको बिजली के यूनिट्स के साथ कर दिया गया कि इस पे टैक्स जो है जितने यूनिट कंज्यूम करेगा उतने पर यूनिट के हिसाब से रुपीज़ चेंज करके उस पर आते गए, उस पर टैक्स लेते गए। फिर कभी इसको एफईडी मोड में कर दिया गया, सेल्स टैक्स इन एफईडी मोड, और फिर अभी आज जो करंट सिचुएशन है उसमें नॉर्मल रजीम में कर दिया गया। इसमें प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, वजह क्या है प्रॉब्लम की? स्टील सेक्टर बेसिकली बहुत ही इनफॉर्मल सेक्टर है। इसकी जो अगर आप री रोलिंग मिल की बात करें या फर्नेस की बात करें, वो इजीली डिस्प्लेस्ड हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब क्या करता है स्टील मेल्टर या री रोलर, वो एक अपनी इंडस्ट्री एक जगह इंस्टॉल करता है, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवाता है और उसका जो मीटर है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। उसका बिजली का मीटर लगवाया, उस पर करोड़ों का काम किया, इनवॉइसेस इशू की, टैक्स किया, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट नहीं किया और अपनी इंडस्ट्री उठाई और कहीं और चला गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सही काम करने वाले हैं, ऑनेस्ट हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए इसमें प्रॉब्लम आती है कि अगर टैक्स रेट वो अब मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकता। एक ने तो 18% बचा के मार्केट में सस्ता दे दिया, आधा आप रखा, आधा डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, दूसरे को पूरा अगर सेल टैक्स देना पड़ता है तो वो उन्हें, जहाँ ये एफबीआर के लिए प्रॉब्लम है वहाँ अनेस्ट टैक्स पेयर जो है उसके लिए भी प्रॉब्लम है। तो इसमें जो पूरा अगर सिनेरियो मैं आपको पहले बता दूं पूरी प्रेजेंटेशन में जाने से पहले, तो इसका ये होता है बेसिकली स्टील सेक्टर में जो सबसे पहले चीज़ आती है वो स्क्रैप कलेक्शन है। अब स्क्रैप जो है वो कलेक्ट किया जाता है, एक तो लोकल जो है और दूसरा ये है कि इसमें मेजर पोर्शन जो है इंपोर्टेड स्क्रैप का आता है और उसकी वैल्यूएशन होती है इंटरनेशनल मार्केट के साथ। दूसरा जो है वो स्क्रैप कलेक्शन के बाद मेल्टिंग में जाता है, जिसको हम फर्नेस कहते हैं। फर्नेस में वो मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद उसकी कॉस्टिंग होती है कि उसके या तो वो उसकी सेमी फिनिश गुड्स बन जाती हैं या फिर उससे इंगट बिलट बन जाता है, और वो जो कॉस्टिंग होने के बाद वो चला जाता है री रोलिंग के पास। तो री रोलिंग क्या करती है कि उसको स्टील बार्स बना देती है, टी आर गार्डर जो इसकी सिचुएशन होती है उसमें उसको कन्वर्ट करके, तो फिर उसके बाद ये रिटेलर के पास चला जाएगा या ओपन मार्केट में चला जाएगा। अब इसमें सारा सेक्टर जो है वो तकरीबन अनरजिस्टर्ड है, सिवाय इसके कि जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल आता है। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल जो है वो भी आगे आता कम है और आगे जो इनवॉइसेस की शक्ल में सेल फेक इनवॉइसेस इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब स्टील की जैसे मिल की मैंने बात की, ईजिली शिफ्ट हो सकती है, मीटर ईजिली मिल जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसलिए इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं टैक्स अविजन और अवॉइडेंस की, और जो हो रहा है जिसके लिए गवर्नमेंट को बार बार अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ी। तो इस पे मैं कोशिश करूंगा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं कि कौन सी पॉलिसी की गई और उस पर क्या प्रॉब्लम्स आई, फिर पॉलिसी को शिफ्ट क्यों किया गया और फिर उससे अगली पॉलिसी पे क्या गया उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई। ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टील इंडस्ट्री का ओवरव्यू तो एज मैंने आपको दे दिया है कि इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो स्टील इंडस्ट्री सर्व्स एज अ बैकबोन फॉर द पाकिस्तान हाउसिंग। पाकिस्तान की जितनी भी कंस्ट्रक्शन है और ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए स्टील इंडस्ट्री का बड़ा अहम किरदार है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन होनी है उसमें जितना सरिया यूज़ होना है, स्टील यूज़ होना है, पुल बनने हैं, ब्रिजेस बनने हैं, डैम्स बनने हैं, उसमें इसका यूज़ है। फिर गाड़ियाँ व्हीकल्स के लिए उसका यूज़ है और इसी तरह से जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें स्टील सेक्टर का फैब्रिकेशन के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। तो अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो पाकिस्तान स्टील फीचर्स आर मिक्स्ड लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील मिल्स, इसमें एक तो बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं
जिसमें बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अमरेली स्टील है, मुगल स्टील्स है, आयशा स्टील्स है, इंटरनेशनल स्टील्स है, और इस तरह के और बहुत सारे नाम हैं जो बड़े रजिस्टर्ड पर्सन है। और इसमें बहुत छोटे छोटे रजिस्टर्ड पर्सन भी हैं। किसी ने अपनी वो री रोलिंग मिल, छोटी सी मिल उठाई और जाके कहीं भी लगा ली, मीटर लिया, चलाई, उधर से बदली और कहीं जगह चला गया। तो इस तरह से मार्केट को मिक्स स्ट्रक्चर है, कोई इसमें लिमिटेड कंपनीज भी हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हैं और इंडिविजुअल पर्सनस भी हैं। तो इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस की मैंने बात की, तो इंडस्ट्री फेस द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इंक्लूडिंग द हाई एनर्जी कॉस्ट। हाँ, अनइस को सबसे जो मेजर कॉस्ट इसकी जो होती है वो रॉ मटेरियल के बाद एनर्जी की कॉस्ट होती है। evolving टैक्स regimes एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस एंड क्वालिटी कंट्रोल इशू। तो इसमें एनवायरमेंटल रेगुलेशंस भी होती हैं, क्योंकि फर्नेस में जब वो पिघलता है तो बहुत सारा धुआं और एनवायरनमेंट को भी ख़राब करता है। और इसके अलावा क्वालिटी जो इसकी बनती है, ग्रेडिंग जो होती है, वो भी इश्यूज़ हैं। डिस्पाइट दीज ऑब्स्टेकल्स डिमांड रिमेन रबस्ट ड्यू टू द ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स एंड अर्बनाइजेशन की वजह से। इसके बावजूद जो है इसकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और आबादी भी हमारी बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो रही है। तो इसकी वजह से बावजूद जो है इसका काम चल रहा है। अगर टैक्स पॉलिसीज़ की बात की जाए, तो टैक्स पॉलिसी में मैंने जैसे पहले बताया कि सबसे पहले तो इसको हमने फ़िक्स रजीम में रखा। फ़िक्स रजीम क्या था कि उसमें जितने इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट कंज्यूम करेंगे उस पे उतना टैक्स दे देंगे। लेकिन इसमें अब प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी कि मार्केट में वैल्यू डे बाई डे बढ़ती जा रही थी, टैक्स की वैल्यू बढ़ती प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही थी। तो ये तो वैल्यू एडेड टैक्स है ना, बेसिकली सेल्स टैक्स तो वैल्यू एडेड टैक्स है कि अब वैल्यू उसकी अगर 1 लाख रुपया टन की हो गई है तो उस पर 18% टैक्स 18,000 बनता है। अगर 2 लाख रुपया हो गई है तो फिर ज़ाहिर है वो 36, अगर 3 हो गई है तो वो 52 ज़्यादा हो जाएगा, 54 लाख हो जाएगा या 1000 हो जाएगा। तो अब ये जो फिक्स था, फिक्स में ये चल रहा था कि वो उसने जितने यूनिट कंज्यूम किए हैं यूनिट पे ही टैक्स लग रहा था। तो इसलिए वैल्यू हाई होने की वजह से ये सोचा गया कि इस पे इंक्रीज़ किया जाए और इसकी को शिफ्ट किया गया। 2009 पॉलिसी में शिफ्ट क्या किया गया कि 2009 में इसको ले आए गए सेल्स टैक्स इन एफईडी मोड, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के प्रोडक्शन पे इसका चार्ज करना शुरू हो गए। तो दिस चैलेंज अल्टर्ड द कंप्लायंस ऑफ लैंडस्केप एंड क्रिएटेड द अपॉर्चुनिटी फॉर टैक्स अवेजन्स दैट वर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स सिस्टम की वजह से। इसमें फिर जो है ना डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या इनपुट की एडजस्टमेंट की वजह से टैक्स अवेजन शुरू हो गई। तो अब करंटली जो है टैक्स पॉलिसी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द स्टील सेक्टर परफॉर्मेंस अफेक्टिंग प्राइस प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंप्लायंस बिहेवियर अमंग द बिजनेसेस। The government approaches taxation directly impact the industry's ability to grow and compete। तो अब इसकी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस बेस उस पे फिर आ गया, टैक्सेशन हो गई। अगर हम बात करेंगे स्टील रीमेल्टिंग प्रोसेस क्या होता है, स्टील रीमेल्टिंग प्रोसेस में बेसिकली सबसे पहले तो है स्क्रैप कलेक्शन। अब स्क्रैप जो है वो कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, मैंने जैसे कि बताया पहले कि स्क्रैप एक तो लोकल स्क्रैप होता है जिसमें कुछ गाड़ियों का हो सकता है कि जो स्क्रैप हो गई, कुछ दूसरा स्क्रैप हो सकता है। फिर एक इम्पोर्टेड स्क्रैप होता है। इम्पोर्टेड स्क्रैप के बाद फिर ये हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री शिप ब्रेकिंग है। शिप ब्रेकिंग से जो है वो प्लेट्स वगैरह आती हैं, उस यूज़ होती हैं। तो सबसे पहला काम तो इसका स्क्रैप कलेक्शन होता है। फिर फर्नेस चार्जिंग क्या है, फर्नेस चार्जिंग जो है एक फर्नेस होती है जो मेल्ट कर देती है इस स्क्रैप को और मेल्ट करके उसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ले आती है। और वो लिक्विड फॉर्म आप जिस भी उसकी क्वालिटी करना चाहें उस क्वालिटी में आप उसको डाल सकते हैं और उसमें होती है। तो मेल्टिंग में स्क्रैप्स जो होता है इसमें बाज़ औक़ात इसको रिफ़ाइन करने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म किया जाता है। तो फिर मेल्टिंग एंड रिफ़ाइनिंग कर दी जाती है उसकी कि प्योर अलाय जो है
जिस क्वालिटी का लोहा चाहिए होता है, 40 ग्रेड का चाहिए, 60 ग्रेड का चाहिए, या फिर बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए उसको किया जाता है। फिर कॉस्टिंग ये होती है कि जो मेल्ट हुआ हुआ है लोहा, उसको आप किसी भी आप स्केच में, सांचे में या किसी भी मोल्ड में आप डाल देंगे तो उस मोल्ड की वो शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अब अगर तो आपको सेमी फिनिश गुड जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती हैं, हल हैं या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, या मशीनरी है, या आप सिलाई मशीन कह लें, उसका ढांचा बनाना है तो उसमें डालेंगे तो उसका ढांचा बन जाएगा। या फिर ये होगा कि वो एक बन जाएंगे इंगट और बिलेट की फॉर्म में, जिसको बाला भी कहते हैं, ताकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन इजी की साथ जा सके फॉर री रोलिंग मिल। तो इस तरह से इसकी स्लैब, बिलेट, इंगट और इस फॉर्म में इसको बना दिया जाता है। अगर हम बात करें रीमेल्टिंग मटेरियल एडहेसिव्स की, तो स्क्रैप की कैटेगरीज जो सबसे पहले मैंने आपको बताई, जैसे कि स्क्रैप जो है इसमें मिल्स का स्क्रैप, फैब्रिकेशन प्लांट्स का स्क्रैप और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी आती हैं। स्क्रैप्स के बाद उसको फ्लक्स एंड डी ऑक्साइड्स किया जाता है कि उसमें जो इम्प्योरिटीज़ जो हैं, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दिया जाता है, और इम्प्योरिटी को रिमूव करने के बाद एल्यूमिनियम और सिलिकॉन्स ऑक्सीजन की मदद से उसको मेल्ट किया जाता है, और इसको इसकी ब्लिटरनेस और एडहेसिवनेस को ख़त्म किया जाता है, और उसके बाद इसको अलाइंग एलिमेंट के लिए कि उसकी कौन सी क्वालिटी चाहिए होती है, उस क्वालिटी को बनाने के लिए उसमें उस तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं, और वो क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट की बन जाती है। अब अगर रीमेल्टिंग एनर्जी कंजम्पशन की बात की जाए तो इसमें एनर्जी कंजम्पशन कितनी होती है, 450 टू 600 किलोवाट पर टन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जो है उसमें टिपिकली कंज्यूम बिटवीन 450 टू 600 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मेट्रिक टन ऑफ स्टील प्रोड्यूस के लिए होती है। मॉडर्न जो हाई एफिशिएंसी ईएएफ ऑपरेट्स हैं उसके लिए लोअर एंड ऑफ द रेंज है 350 टू 450 किलोवाट यूज़ होती है। और अगर हम बात करें इंडक्शन फर्नेस की, यूज टू स्मॉलर स्केल ऑपरेशन कैन मोर एनर्जी एफिशिएंट फॉर द स्पेसिफिक applications with electricity usage ranges from 250 to 450 किलोवाट्स तक होती है। तो अब ऑफ प्रोडक्शन कास्ट की बात करें हम, तो इलेक्ट्रिक एक्सपेंसिव टिपिकली कंस्टिट्यूट अराउंड 15% ऑफ द कॉस्ट इन स्टील मेल्टिंग ऑपरेशन। मेल्टिंग ऑपरेशन में तकरीबन 50% कॉस्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की होती है, मेकिंग एनर्जी एफिशिएंट क्रिटिकल फैक्टर्स। और स्क्रैप जो होता है इन मैनी स्टील रीमेल्टिंग यूनिट, स्क्रैप इज़ आलमोस्ट सिग्निफिकेंट कॉस्ट। 75% जो है वो स्क्रैप की कॉस्ट होती है, और 50% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की मेल्टिंग में कास्ट होती है। स्टील री रोलिंग प्रोसेस क्या होता है? अब स्टील जब एक मेल्टिंग होने के बाद वो प्रोसेस में उसका इंगट, बिलेट या बाला जिसको कहते हैं, इस फॉर्म में जब बन गया, यहाँ शिप प्लेट्स जो थी वो शिप प्लेट्स आई, और शिप प्लेट्स को हमने अब री रोल करके उसको हीट दी जाती है, और हीटिंग देने के बाद उसको नरम कर लिया जाता है। वो इतना नरम हो जाता है कि अब जिस भी री रोलर से आप उसको गुजारेंगे, जिस भी सांचे से गुजारेंगे, मसलन उसमें आप जो उसको आम लैंग्वेज में 4 सूत्र का सरिया कहते हैं, वो उस रोलर में गुजारेंगे 4 सूत्र का सरिया बन जाएगा, 6 वाले से गुजारेंगे 6 का बन जाएगा, और फिर आप उसको अगर 8 सूत्र वाले से गुजारेंगे 8 सूत्र का सरिया बन जाएगा। अगर आप उसका टीआर बनाना चाहते हैं तो टीआर वाला रोलर लग जाएगा, उसमें ढांचा लग जाएगा, सांचा लग जाएगा, और अगर गार्डर बनाना चाहते हैं तो गार्डर वाला, गो के जिसमें भी आप चढ़ना चाहते हैं उसमें आपका वो आ जाता है। तो इनपुट मटेरियल जो मैंने जैसे आपको बताया कि इसका इंगट हो सकता है, बिलेट हो सकता है, शिप प्लेट्स हो सकती हैं, और फिर उसको हीट किया जाएगा। हीट करने के बाद जब वो नरम हो जाएगा तो री रोल कर दिया जाएगा। री रोल करने के बाद वो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद जो हमारी कटिंग और लेंथ हमें चाहिए होगी, और जो सांचा चाहिए होगा 4 सूत्र का है और हमने उसको 40 फीट तक काटना है, तो 40 फीट तक का उसकी कटिंग होके तो वो फिनिश गुड बन जाएगी। ये है री रोलिंग का प्रोसेस। इसके बाद हॉट रोलिंग वर्सेस कोल्ड रोलिंग क्या है? हॉट रोलिंग तो ऐसी रोलिंग होती है जिसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, जो पाकिस्तान में ज़्यादातर चल रही होती है, कि उसको इतना गर्म कर दिया जाता है कि वो इतनी नरम हो जाता है जिस तरफ चाहे उसको ढाल सकते हैं, तो वो हॉट रोलिंग होती है। कोल्ड रोलिंग बेसिकली ये पाकिस्तान में कम है। ये इस तरह से होता है कि वो
ये प्लेट्स की बेसिकली होती है। प्लेट्स है जिसको रोल करके आप पाइप बना सकते हैं, या इसकी जो है ना कम हीट दे के इसको उसी फॉर्म में रोल किया जा सकता है रूम टेम्परेचर पे। और कोल्ड रोलिंग वर्क्स विद प्रीवियसली हॉट रोल्ड स्टील मोर। पहले इस तरह से काम होता था, तो इस तरह से इसको अब इसकी सरफेस की टाइटनेस करने के लिए या नरम करने के लिए या उसको फिर प्रेस करने के लिए इस तरह से उसको मोल्ड कर दिया जाता है। री रोलिंग एनर्जी में हम बात करें तो हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग की एनर्जी जो है हॉट रोल में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हॉट रोलिंग कंज्यूम 60 टू 90 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी पर टन ऑफ री रोलिंग में, जबकि दूसरी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी 40 टू 80 किलोवाट पर टन यूज़ होती है कोल्ड रोलिंग में। री रोलिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर की हमने बात करें जैसे कि हमने मेल्टिंग में किया था कि 50% इलेक्ट्रिसिटी और 75% स्क्रैप होता है। इस तरह जो री रोलिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर है, ओवरहेड एंड लेबर जो है वो उसका सबसे स्मॉलर पोर्शन होता है ओवरहेड एंड लेबर का। दूसरा जो होता है कंज्यूमेबल एंड मेंटेनेंस जो है 2 to 10% प्रोडक्शन कास्ट जो होती है कंज्यूमेबल और मेंटेनेंस की होती है, और 10 to 30% कॉस्ट जो है वो एनर्जी की है जिसमें फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी शामिल है। और जो उसका बेसिक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल बिलेट और इंगट जो होता है उसकी 40 to 70% प्रोडक्शन कास्ट होती है। द कास्ट स्ट्रक्चर ऑफ री रोलिंग डोमिनेट बाय रॉ मटेरियल इनपुट्स बिलेट्स इंगट्स। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है वो उसकी सैकड़ वन उसकी कॉस्ट है। अब टैक्स फ्रॉड इन स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो हम किस तरह से टैक्स फ्रॉड्स होते हैं। रेवेन्यू इम्पैक्ट का करते हैं। टैक्स फ्रॉड इन द स्टील सेक्टर रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट रेवेन्यू लॉस टू द गवर्नमेंट विद फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस लाइक अंडर इनवाइसिंग इसमें होती है, एंड फेक टैक्स रिफंड्स होते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्सचेकर बिलियंस ऑफ रुपीज़ ओवर टाइम के फेक इनवाइसेस इशू की और उसकी वजह से जो है इनपुट क्लेम कर लिया और टैक्स कम जमा करवाया, या अंडर इनवाइसिंग की, या फिर वो टैक्स में शो ही कहीं नहीं किया। तो इस तरह से है। फिर अगर मार्केट में डिस्टॉर्शन क्या होता है, वाइड स्प्रेड फ्रॉड क्रिएट्स एंड uneven playing field for the honest tax compliant business managers are disadvantages। यही बात मैं कर रहा था कि यहाँ ये टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए प्रॉब्लम है, वहाँ ऑनेस्ट बिजनेसमैन के लिए भी प्रॉब्लम है कि जो ऑनेस्ट बिजनेसमैन है जो ये पूरा टैक्स पे करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लेइंग फील्ड जो है वो लेवल नहीं रहती। उसमें ये होता है कि ये अगर मार्केट में बगैर टैक्स के बेच रहे हैं तो अब टैक्स वाला जो बेचेगा उसकी चीज़ महंगी हो जाएगी। तो इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है ऑनेस्ट के लिए। फर्म एंगेज इन टैक्स एविजन कैन अंडर कल्चर द प्राइसेस मेक इट डिफिकल्ट टू लोअर अ बिडिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू कंप्लीट। पॉलिसी चैलेंजेस की हम बात करें, आफ्टर 2019 पॉलिसी चैलेंजेस removing the specific fixed tax regime least side the invoices activity rapidly expanded in the steel market, influencing what industry studies to describe the irreversible damage on steel revenue। तो इसमें जो है उसके बाद स्टील में फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस और इस तरह के जो इफेक्ट्स हैं उनकी वजह से काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं। अब हम कॉमन फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस की बात करें कि कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। तो इसमें सबसे पहले तो मिसिंग ट्रेडर एंड क्रोजल फ्रॉड जो होता है, जो मैंने बात की, जैसे कि ए सेलर चार्जेस अ सेल टैक्स ऑन द स्टील प्रोडक्ट्स बट डिसअपीयर विदाउट रिमिटिंग द टैक्स टू द अथॉरिटीज़। जैसे मैंने आपको बात की कि ये बहुत छोटा सा सेक्टर है, छोटी सी मशीनरी होती है, इसको उठाते हैं और कहीं और लगा लेते हैं और टैक्स चार्ज कर लेते हैं टैक्स पेयर से, लेकिन गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा नहीं करवाते। एक तो ये है। आगे फिर फैक्टिशियस परचेज इनवाइसेस। अब क्योंकि इसका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और उसमें जो होता है इसका जो स्क्रैप कलेक्टर होता है या स्क्रैप जो कलेक्ट करता है वो तो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होता, इसलिए वो उससे माल लेते हैं और अनवाइस फिक्टिशियस लेते हैं, जिसकी वजह से इसके जो सप्लाईज है उस पर टैक्स पे नहीं करते। तो इसी तरह से फ्लाइंग अनवाइसेस की वजह से जो टैक्स कम टैक्स अवॉइड कर लेते हैं। तो ये भी एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है। इसी तरह अंडर रिपोर्टिंग ऑफ सेल्स, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सेल्स जो है वो शो ही नहीं करते। मतलब बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग की 1000 टन की और शो किया कि मैंने
1000 टन मैन्युफैक्चरिंग की है, जिसमें ये इलेक्ट्रिसिटी भी चोरी करती है। वापडा के लिए भी इसी तरह से इसका दर्देसार है कि वो करप्ट एनालिसिस अनासर के साथ मिलके ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसी तरह सेल कंपनीज एंड आइडेंटिटी चेंज, जो मैंने पहले बात की कि वो अपनी जगह बदल के कंपनी किसी और को बेच के तो किसी दूसरे नाम से जाके और कहीं लगा लेते हैं, या फिर उधर से लीज पे जगह होती है वो बिल्कुल छोड़ी और लेके चले गए और कहीं और जाके वो प्रैक्टिस कर ली। इसी तरह से एडिशनल फ्रॉडुलेंट स्कीम्स जो है, टॉल मैन्युफैक्चरिंग, मिस रिप्रेजेंटेशन। अब एक ये बहुत बड़ा आ गया है कि अब री रोलर पे जैसे कि गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि एक री रोलर जो होगा वो 110 जब इलेक्ट्रिक यूनिट कंज्यूम करेगा तो उस पे उसकी 1 मेट्रिक टन प्रोडक्शन होगी, और प्रोडक्शन पे भी उन्होंने टैक्स का वैल्यू का रेट दे दिया जिस पे टैक्स कैलकुलेट होगा। अब क्या करते हैं, ये जब हम जाते हैं स्टील मैन्युफैक्चरर के पास कि टैक्स इस पे दें, आपका इतने यूनिट कंज्यूम हुए हैं, इट्स मीन आपने इतनी टोटल प्रोडक्शन की होगी, तो वो कहते हैं जी नहीं, हमने तो टोल मैन्युफैक्चरिंग की है, हमारे पास तो कोई अपना रॉ मटेरियल लेके आया था, हमने उसको बस कन्वर्ट करके दे दिया, तो हमने तो अपनी प्रोडक्शन ही नहीं की। इसी तरह से इनवाइसेस मैनिपुलेशन करते हैं कि इनवाइस किसी और चीज़ की ली, इनपुट किसी और चीज़ का था, तो उसको क्लेम कर लिया कि ये लोहे का है, और लोहे का करने के बाद उसको अपना आउटपुट टैक्स कम पे किया। तो इस तरह से जो है परचेज इनवाइसेस जो है वो यूज़ होती हैं, मल्टीपल टाइम्स के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह मिस क्लासिफिकेशन ऑफ फेक डिसकंटिन्यूस स्टील ट्रेड, समटाइम्स misclassify products under HS codes with the lower tax rates, exemptions and others, empty fake discount scheme where the invoices shows that the prices of the tax but later discount effectively adjusts the taxable amount onwards with the actual price। के जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो जैसे कि हैं नॉर्मल रेट पे, तो उस पे उसको कह दिया कि ये जी मैंने प्रोडक्शन वो नहीं की, स्टील नहीं किया, मैंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की या दूसरी चीज़ की। इसी तरह से ये है मिस क्लासिफिकेशन करके तो उससे करते हैं। फ्रॉड इम्पैक्ट ऑन सप्लाई चेन में किस तरह से फ्रॉड जो इम्पैक्ट होता है, तो सबसे पहले तो स्क्रैप डीलर्स हैं। स्क्रैप डीलर्स जो है ना वो मोस्टली 35% तक अनरजिस्टर्ड हैं, और जो परचेज मेकिंग का लेजिटिमेट इनपुट टैक्स क्लेम्स इम्पॉसिबल, क्योंकि इनसे जब क्लेम करेंगे परचेज लेंगे अनरजिस्टर्ड से तो इनपुट तो नहीं क्लेम हो सकेगा। तो अब उससे क्या करते हैं कि उससे लेते हैं इनवाइस किसी और से ले लेते हैं। स्टील मेल्टर्स टू रिमेन कम्पिटेटिव, सम बिजनेसेस ऑब्टेन फेक परचेज इनवाइसेस टू क्लेम द इनपुट टैक्स दैट आर नॉट इंटाइटल। अब क्योंकि मेल्टर से ले लिया स्टील और इनवाइस ले ली किसी फेक यूनिट से, अब फेक यूनिट से लेने के बाद री रोलिंग मिल वाला क्या करें, मिल में अंडर रिपोर्ट द प्रोडक्शन आर एंगेज इन द ऑफ द बुक अवॉइड टैक्सेशन। तो अब ये क्या करेगा कि ये री रोल तो कर देगा लेकिन उसको क्या करेगा कि बुक्स में शो ही नहीं करेगा। इसके बाद ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है, सम प्रैक्टिसेस इन कॉर्जुअल स्कीम फॉर एक्ट एज अ मिसिंग ट्रेडर हु कलेक्ट टैक्स बट नॉट रिमेट टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को टैक्सेस जमा नहीं करवाते लेकिन वो कलेक्ट कर लेते हैं। टैक्स एविजन क्रिएट अ सिग्निफिकेंट रेवेन्यू शॉर्टफॉल दैट कुड नॉट फाउंड अ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्योंकि इसी की वजह से, ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ की वजह से स्क्रैप डीलर से लेके जो इसका ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूटर है उस तक सारे क्योंकि फ्रॉड करते हैं, तो वो टैक्स जो है प्रॉपर उस पर कलेक्ट नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो एंड यूज़र है, एंड यूज़र उस पर टैक्स पे करता है, वो तो उसी चीज़ रेट पे देता है जो मार्केट का फिक्स रेट है। एंड यूज़र से टैक्स ले लेते हैं और फिर गवर्नमेंट को रेवेन्यू जमा नहीं करवाते। कमाल तो ये, एक तो ये होता है ना कि टैक्स लिया ही नहीं और जमा ही नहीं करवाया, इसमें यह है कि टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं और गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाते। तो एवोल्यूशन ऑफ स्टील सेक्टर टैक्सेशन, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरह से स्टील सेक्टर में सबसे पहले तो फिक्स रजीम थी। फिक्स टैक्स रजीम में यही था कि आपने कितने यूनिट कंज्यूम किए उतने यूनिट पे पर यूनिट आप इतना टैक्स पे कर दें, वो टैक्स पे होगा और उस तरह से फिक्स टैक्स पे होता जाएगा। फिर उसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी का आ गया, जिसमें सेल्स टैक्स ऑन एफईडी मोड आ गया, जिसमें मिनिमम प्रोडक्शन के लिए फार्मूला मेंटेन किया गया, तो एफईडी फार्म में इसको कलेक्ट करने के लिए। अब उसमें प्रॉब्लम्स आई तो फिर हम आ गए नॉर्मल जीएसटी रजीम में 2001 से प्रेजेंट तक। पहला जो था 2007 टू 19 रहा, फिर 19 टू 21 रहा, और 21 से ऑनवर्ड क्या है, सेल्स टैक्स रिटर्न टू द स्टैंडर्ड जीएसटी रजीम
initially 17%, now 18% with input tax credit mechanism. The 13th schedule introduced the minimum production criteria and minimum price of SROs prevent. तो इसमें एक तो 13 शेड्यूल में ये दिया गया कि मिनिमम प्रोडक्शन आप किस तरह से उसकी कैलकुलेट कर रहेंगे, और फिर वैल्यू का भी एक SRO आता है कि इतनी टोटल इसकी वैल्यूएशन होगी। तो ये अब स्टील सेक्टर इस फॉर्म में चला गया है। अगर हम फिक्स रजीम की बात, जो मैंने पहले आपको जैसे कि बता दिया कि फिक्स रजीम में ये था कि जितने यूनिट कंज्यूम होते हैं उस पर इलेक्ट्रिसिटी टैक्स चार्ज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड टैक्सेशन अंडर रूल 58H, स्टील यूनिट पेड सेल्स टैक्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रादर दैन द स्टील sales value. Each kilowatt consumed was taxed at the fixed rate, simpling the compliance and making a taxable प्रिडिक्टेबल। तो इसमें यह था कि एक तो कंप्लाइंस प्रॉपर इस तरह से हो जाती थी कि ना डॉक्यूमेंटेशन थी, कुछ नहीं था, टोटल यूनिट वापडा नहीं वो कलेक्ट करना होता था कि देखा जी टोटल कितने किलोवाट कंज्यूम हुए हैं, उतने किलोवाट पे जितना टैक्स का रेट होता है उसको मल्टीप्लाई करके टोटल टैक्स है और वापडा कलेक्ट करके दे देता। तो गवर्नमेंट को कोई काम नहीं करना पड़ता था, ये पता था कि प्रॉपर है, फिक्स है, इतना आना है। अब इसमें यह प्रॉब्लम थी कि जितना कोई टैक्स बिजली चोरी करेगा उतना साथ टैक्स भी चोरी हो रहा था। इनपुट टैक्स अकोमोडेशन इसमें कुछ नहीं थी जी। सिस्टम इंक्लूड्स द मैकेनिज्म फॉर स्टील मेल्टर्स टू क्लेम क्रेडिट ऑफ सेल टैक्स पेड ऑन द स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ imports के proportion to the amount used for the production basis of electricity consumption। तो वो अब जो इम्पोर्टेड स्टील था उसका इनपुट क्लेम कर सकते थे, उस प्रपोर्शन थे कि जितनी प्रोडक्शन हो रही थी। फ्रॉड प्रिवेंशन क्या था? बिकॉज आउटपुट टैक्स वाज फिक्स्ड पर किलोवाट एंड इनपुट क्रेडिट वर प्री सेट, द regime eliminated the initiatives for fake invoices and steel markets could not lower the tax by presenting fictitious purchase। तो इस चक्कर में क्योंकि fictitious परचेज नहीं आ सकती थी और fictitious परचेज नहीं होती तो इनपुट भी नहीं क्लेम होगा, तो इसलिए जो है वो सेल जो है वो उसका इशू नहीं था वो फ्रॉड का। तो बेनिफिट्स क्या थे फिक्स टैक्स रिजीम के? एक तो सिंप्लीफाइड कंप्लायंस थी। अब टैक्स पेयर्स को ज़ाहिर है ना, तो टैक्स पेयर को ना टैक्स मैन को किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सीधा वापडा ही उसको इकट्ठा करके सारा दे सकता था। दूसरा जो था इसकी वजह से टैक्स फ्रॉड भी नहीं हो सकते थे। एक ही फ्रॉड था जो वापडा के साथ मिलके हो सकता था कि जितनी बिजली चोरी हो उतनी हो, बाकी इसमें कोई फ्रॉड की सिचुएशन नहीं थी। ईजियर मॉनिटरिंग इस हवाले से थी कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बेस पे इकट्ठा होना था, जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो गई उतना टैक्स जमा हो जाएगा, तो इसमें नहीं है। प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू ये था कि अब रेवेन्यू पता था कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम है और ये ही रेवेन्यू आना है, उसकी प्रिडिक्शन भी इजीली की जा सकती थी कि जितनी कंजम्पशन होती थी, ये इसमें फ़ायदा था। अब जब आया रिवर्जन टू नॉर्मल टैक्स रजीम 2009-21 में जो था ट्रांजिशन बैक टू स्टैंडर्ड टैक्सेशन क्रिएट अ सेवरल चैलेंजेस फॉर द स्टील सेक्टर। क्या हुए कि एक तो पॉलिसी चैलेंजेस ये था, in July 2019 the government revoked the special procedure rule bringing the steel sector back into the standard GST regime with the 17% and actual product sales। तो इसमें सेल्स टैक्स एंड FED मोड ला के तो उसको स्टैंडर्ड रेट पे ले आया गया इसमें 2019 में। तो इसमें रिसर्जेंस ऑफ फ्रॉड इस तरह से होनी शुरू होगी। द चेंज लेड टू द रिसर्जेंस ऑफ टैक्स फ्रॉड इशूज बाय द फिक्स regime and control without simplifying the fix per unit tax because you could again manipulated the record or reduce the tax liability। कि इसमें मैनिपुलेट हो सकता था रिकॉर्ड का इनपुट टैक्स जो था वो फेक क्लेम कर लेते थे, जिसकी वजह से टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कम पे हो जाती थी। इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो अब्यूज़ है ऑलमोस्ट इमीडिएटली रिपोर्टेड एमर्ज द स्टील यूनिट्स claiming the large input tax credit for scrap purchases that did not match their outputs के साथ ज़ाहिर है वो परचेजेज मैच नहीं करती थी क्योंकि फेक होती थी। किसी की चीज़ की भी है ले रहे हैं इनवाइस गंदम की, बेच रहे हैं स्टील, तो इसमें भी ये प्रॉब्लम होती थी। मार्केट फैक्टर्स कंप्लाइंस का जो था उसमें इकोनॉमिक डाउन टर्न्स इस वजह से आया कि इकोनॉमिक डाउन टर्न्स एंड करेंसी डेप्रिसिएशन मेड इंपोर्ट स्क्रैप मोर एक्सपेंसिव फेसिंग प्रोड्यूसर्स टू सीक अल्टरनेटिव सोर्सेज के। एक तो इकोनॉमिक डाउनस्टोन की वजह से इंपोर्ट बहुत महंगी हो गई, डॉलर का रेट बहुत बढ़ गया, इनपुट अब क्लेम नहीं कर सकते, इंपोर्ट कर नहीं सकते, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गई और उनको फिर कहीं और से
कलेक्ट करना पड़ेगा या इकट्ठा करने पड़ेगा। इस तरह शिफ्ट टू द डोमेस्टिक स्क्रैप ज़ाहिर है, जब लोग इम्पोर्टेड नहीं मिलेगा तो आप डोमेस्टिक में आएंगे। डोमेस्टिक में जब आएंगे तो फिर उसमें ज़ाहिर है अनरजिस्टर्ड सेक्टर होगा, अनरजिस्टर्ड सेक्टर होगा तो फिर उसमें इनवाइसेस नहीं मिलेंगी, इनवाइसेस नहीं मिलेंगी तो फिर फेक इनवाइसेस इकट्ठी होंगी। इसी तरह फेक अनवाइस प्रोलीफ्रेशन हो गई, ज़ाहिर है वो जब अनरजिस्टर्ड से ख़रीदेंगे तो फेक अनवाइसेस तो आपको मिलेंगी नहीं, अनवाइसेस नहीं मिलेंगी तो फिर उसमें आप किसी और सेक्टर की लेके इसमें करेंगे। मिसिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट व्हेन बायर्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर्स नो सेल अनवाइसेस इशूज द लीविंग द मैन्युफैक्चरर विदाउट इनपुट टैक्स क्लेम्स। तो इसमें ये होता है कि जब इनपुट आपको मिल नहीं रहा तो आप आउटपुट भी इजीली सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इनपुट में जब आपकी क्वांटिटी इन नहीं हो रही तो आउट को भी आप शो नहीं करेंगे, तो इस तरह से वो उसका बचाया जा सकता था। अब जो फाइनेंस एक्ट 2021 टू प्रेजेंट, अब प्रेजेंट जो टैक्स चल रहा है वो टैक्स सिस्टम क्या है और उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। रिटर्न टू रेगुलर जीएसटी, अब हम रेगुलर जीएसटी में आ गए। उसमें 13 शेड्यूल में मिनिमम प्रोडक्शन पे थ्रू फाइनेंस एक्ट 2021 पाकिस्तान रिवर्टेड टू द स्टील सेक्टर टू रेगुलर जीएसटी रिजीम इफेक्टिवली जुलाई 2021 से। Federal excise duty was withdrawn and the steel product become taxable under the sales tax 1990 like most other goods। दूसरी गुड्स की तरह अब सेल्स टैक्स को भी इसको स्टील सेक्टर को भी स्टैंडर्ड रेट पे ले आया गया। अब स्टैंडर्ड रेट पे लाने के लिए इसकी दो चीज़ें थी, एक तो इसकी प्रोडक्शन को मॉनिटर करना और एक वैल्यू को। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक 13 शेड्यूल इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसमें क्या था, to prevent replace into provision problems, the law introduced the 13th schedule to the sale tax embracing the minimum production concept for the steel unit with the GST laws, कि उसको मिनिमम जो प्रोडक्शन है वो उसकी चेक करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए 13 शेड्यूल लाया गया, कि जिसमें ये बताया गया कि अगर स्टील मेल्टर होगा तो कितने यूनिट कंज्यूम करेगा, तो उस पर कितना प्रोडक्शन होगी, री रोलर होगा कितना होगा, कंपोजिट यूनिट होगा, वो आगे जाके मैं उसके बारे में बताता हूँ कि क्या था। इसी तरह मिनिमम प्राइस थ्रेश होल्ड का क्या हुआ कि एफबीआर एक एसआरओ इशू करता है जिसमें ये बताता है, मार्केट के कंपेटिटिव बताता है कि ये प्राइस जा रही है, इस प्राइस पे ये सेल्स शो करेंगे और टैक्स पे करेंगे, तो मिनिमम प्राइस का थ्रेश होल्ड आ गया। तो ये है जी 13 शेड्यूल का जो फ्रेमवर्क है वो किस तरह से काम करता है कि नंबर एक तो प्रोडक्ट क्या होगी, प्रोडक्ट में फिर प्रोडक्शन क्राइटेरिया क्या होगा उसका, और मिनिमम नोटिफाइड वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो जो करंट चल रहा है उसमें स्टील बिलेट एंड इंगट जो था, इसको बनाने के लिए 1 मैट्रिक टन 700 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, के स्टील बिलेट और इंगट को जो फर्नेस मेल्ट करेगी उसको मेल्ट करने के लिए 700 किलोवाट अगर यूनिट कंज्यूम करती है तो वो उसका 1 मैट्रिक टन प्रोड्यूस होगा। और 1 मैट्रिक टन की जो वैल्यू थी वो बिलेट की 1,75,000 रुपया और इंगट की 1,60,000 रुपया, ये एसआरओ आया कि इतनी वैल्यू पे टैक्स लिया जाएगा। इस तरह से इसकी मॉनिटर हो गई, प्रोडक्शन भी इलेक्ट्रिसिटी से और वैल्यू भी पता चल गया और उस पर टैक्स कलेक्ट होगा। स्टील बार्स एंड लॉन्ग प्रोफाइल्स, जिसमें हमारा ये सरिया या री रोलिंग होती है बेसिकली, वो आई। तो उसमें ये था कि 1 मैट्रिक टन के लिए 110 यूनिट 110 यूनिट कंज्यूम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, तो 1 मैट्रिक टन री रोल होगा। किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे तो 1 मैट्रिक टन री रोल होगा। अब री रोल की जो वैल्यू है वो है 2,05,000 रुपया, 2,05,000 रुपये पे उसके वो सेल टैक्स पे करेगा। इसी तरह बाज़-औक़ात हमारे पास ये तो है कि फर्नेस अलहदा और री रोलिंग अलहदा है, बाज़-औक़ात हमारे पास कंपोजिट यूनिट है जिसमें फर्नेस और री रोलिंग भी है। तो उस कंपोजिट यूनिट में ये क्या होगा कि 1 मैट्रिक टन पर 810, यानी कि इन दोनों को मिला के 700 प्लस 110 को मिला के 810 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, तो 1 मैट्रिक टन कंपोजिट यूनिट जो है वो री रोल प्रोडक्ट करेगा। तो इसमें प्रोडक्ट वेरीज करता है कि जितनी प्रोडक्ट है, मोस्टली तो यही होगी प्राइस 2,05,000, अदरवाइज और कोई री रोल्ड प्रोडक्ट है तो उसमें भी हो सकता है। इसी तरह जो शिप प्लेट्स हैं, शिप प्लेट्स बेसिकली ये है कि जो हमारी शिप इंडस्ट्री है उसमें शिप प्लेट्स उसको जो जहाज़ होता है पूरा उसकी टनेज के हिसाब से होता है, ये टोटल इतने टनेज का है, तो उसमें जो उसकी 85% ऑफ द टोटल टनेज जो है वो शिप प्लेट्स की वैल्यू कही जाएगी और उसको 1,54,000 रुपया उसकी प्राइस मुकर्रर की गई है।
The 13th schedule established the minimum production expectation basis on the electricity consumption and set floor value of the taxation. If actual supply value exceeds the minimum tax charge on the higher value. हाँ, तो इसमें यह है कि अगर एक्चुअल प्राइस जो है वो मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा है तो उसमें टैक्स जो है हायर वैल्यू पे लिया जाएगा। अब पोस्ट 2021 टैक्स एविजन इश्यूज जो आए वो क्या थे, उसमें पहली तो बात थी फेक इनवाइसेस रिसर्जेंस हुई कि डिस्पाइट द प्रिकॉशंस इन न्यूली सिस्टम द पोस्ट 2021 पीरियड सा renewed surge in tax evasion with the value volume GST input tax credit back in play and some manufacturer exploited the system by claiming the fraudulent input tax। तो इसमें fraudulent input tax की जो फेक इनवाइसेस का सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसमें अब प्रोडक्शन भी मॉनिटर हो रही थी, सप्लाई भी मॉनिटर हो रही थी, तो अब परचेज में इन्होंने ये किया कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी शुरू कर ली। अब रेवेन्यू इम्पैक्ट में क्या आया, नेगेटिव रेवेन्यू इम्पैक्ट आया। व्हाट वाज इंटेंडेड एज अ मेजर्स टू इंक्रीज द कलेक्शन बाय टैक्सिंग एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू 17 to 18% was undermined by evasion, resulting in disappointing the revenue performance despite of the high production level। तो हालांकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी लेकिन रेवेन्यू में नेगेटिव इम्पैक्ट आया, ये एक था इशू। और अनफेयर कंपटीशन जो था, ऑनेस्ट बिजनेसमैन फाउंड देमसेल्व्स एट द competitive disadvantages against those of the exploiting the system, creating a pressure for even compliant businesses to engage in the questionable practices to remain competitive। वही बात जो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जो ऑनेस्ट बिजनेसमैन था उसके लिए अब प्रॉब्लम क्यों हो गई कि ज़ाहिर है वो एनवायरनमेंट कम्पिटिटिव नहीं रहा और उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, तो इस वजह से उन्होंने डिसएडवांटेज हुआ टैक्स पेयर को। अगर हम कंपैरिजन करें टैक्सेशन रेजीम्स का, तो इसमें यह है कि फिक्स जो टैक्स था 2007 to 2029 में टैक्स बेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नॉट सेल वैल्यू फाइनल डिस्चार्ज जीएसटी लायबिलिटी कलेक्टेड बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल सिंपली कंप्लायंस एंड मिनिमाइज द अनवाइसिंग फ्रॉड रेवेन्यू वाज स्टेबल एज पर यूनिट ऑफ आउटपुट बट नॉट रिस्पॉन्सिव द प्राइस सर्ज। तो इसमें यह था कि एक तो उसमें इशू नहीं था, टैक्स फ्रॉड का इशू नहीं था, फेक इनवाइसेस का इशू नहीं था, वो उसमें इतना इन्फोर्समेंट के इशू नहीं थे, फिक्स जितनी बिजली जो कंज्यूम होती उतना टैक्स आ जाता, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम थी कि वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे टैक्स नहीं आ रहा था। अब जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2019 to 21 आई, उसमें जीएसटी exempts and replaced by FED in sale tax mode, maintain the formula based approach with the input basis benchmark, created administrative complexity due to legal shift with the limited long term revenue impact due to the short implementation of the period। अब क्या हुआ कि इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई कि लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज़ आनी शुरू हो गई जब हमने सेल्स टैक्स को FED मोड में लिया। तो ये था इरा 2019 to 2001। अब नॉर्मल जीएसटी जो 2021 टू प्रेजेंट चल रहा है उसमें स्टैंडर्ड जीएसटी 18% विद इनपुट टैक्स क्रेडिट 13 शेड्यूल एंड मिनिमम प्राइस SORO एज ए सेफगार्ड के तौर पे हम प्रोडक्शन भी कंट्रोल कर सकते हैं और वैल्यू भी कर सकते हैं। हायर पोटेंशियल रेवेन्यू अलाइन विद मार्केट वैल्यू बट रिसर्जेंस ऑफ अविजन थ्रू द फेक इनवाइसेस एंड अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द सेल्स। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई कि सेल इनवाइसेस और अंडर रिपोर्टिंग जो है वो इसमें प्रॉब्लम बनी, और साथ जो मैंने टॉल मैन्युफैक्चरिंग की वजह बताई कि उन्होंने कहा जी हम तो अपना कर ही नहीं रहे, टॉल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इस तरह की बहुत सारी वजूहात उसमें आई। तो करंट पॉलिसी चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो सिस्टमेटिक इशू क्या है, फ्रीक्वेंट चेंज इन द टैक्स लॉज क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी, तो फ्रीक्वेंट लॉज की वजह से अनसर्टेनिटी आई। फिर इन्फोर्समेंट चैलेंजेस क्या हैं, इनकन्सिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड पेनल्टीज़ की जो इनकन्सिस्टेंट चल रही है। और फिर मार्केट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम क्या है जी, लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर, जो सेक्टर हमारा है वो फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, फ्रॉम स्क्रैप टू फिनिश गुड्स। इसी तरह से
टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं, इजी अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स एंड स्मॉल फर्नेस जो है कि जैसे मैंने कहा कि स्मॉल फर्नेस होती है वो डिस्प्लेस कर लेते हैं। इकोनॉमिक प्रेशर क्या है, लो प्रॉफिट मार्जिन टू द हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ गई जिसकी वजह से स्टील सेक्टर के जो लोग थे उनको ज़रा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई रॉ मटेरियल बढ़ने की वजह से और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो उनको भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ की तरफ जाना शुरू हो गए। लेकिन इसकी जो क्योंकि मार्केट जो है इंटरनेशनल वैल्यूज़ के साथ चल रही होती है और वो रेट भी उसके मुताबिक आ रहा होता है, कभी इनको बहुत बेनिफिट भी हो रहा होता है तो कभी थोड़ा नुकसान भी हो रहा होता है। इन्फोर्समेंट प्रैक्टिसेस और इनकन्सिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो इन्फोर्समेंट प्रैक्टिसेस में ये एफबीआर क्या करता है, सस्पेंशन एंड ब्लैक लिस्टिंग कर देता है कि जो काम नहीं कर रहा तो उसको क्या करते हैं कि सस्पेंड कर देते हैं, ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। अब सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग की वजह से क्या होगा कि वो कोर्ट्स में जाते हैं और कोर्ट्स उनको कर देती हैं, बहाल कर देती हैं। लेकिन अगर ना भी करें तो सस्पेंशन ये है कि वो, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर तो है नहीं, अगर सस्पेंड भी है वो प्रोडक्शन करता जा रहा है, प्रोडक्शन करके मार्केट में बेचता जा रहा है, वो तो पहले चाहता है कि मुझे रजिस्टर ना करें, तो ये एक उनका प्रॉब्लम है। ये इसका इन्फोर्समेंट जो है इफेक्टिव नहीं इस वजह से हो सकी। एक्शन अंडर सेक्शन 38 के तहत एक्शन करके उनकी जो जब स्टॉक टेकिंग और मॉनिटरिंग की जाती है, तो अब स्टॉक टेकिंग का प्रॉब्लम ये है कि स्टील की स्टॉक टेकिंग ईजी नहीं है, ना तो वो की जा सकती है ईजिली और ना उसमें वो हो सकता है। इंफॉर्मेशन एक्शन अंडर सेक्शन 38 टू टैक्स लॉज विच अलाउ अथॉरिटीज टू टेक द मेजर अगेंस्ट द बिजनेस सस्पेक्ट टैक्स एविजन थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरीज अक्रॉस द रीजन। अब ये भी वेरी करता है, कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही, तो इसमें भी प्रॉब्लम है। मिनिमम प्रोडक्शन नोटिस, मल्टीपल नोटिस इशू बेसिस ऑन द मिनिमम प्रोडक्शन क्राइटेरिया क्रिएटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन फॉर बोथ बिजनेसिस एंड टैक्स अथॉरिटी विदाउट नेसेसरी इम्प्रूविंग। इनकम टैक्स नोटिस जो हैं वो 122(5) और 122(5)(a) के जा रहे हैं, लेकिन उसके भी कोऑर्डिनेशन एंड ऑफन विदाउट कोऑर्डिनेशन वो वापस आ जाते हैं। ये है इन्फोर्समेंट प्रैक्टिसेस। अब लीगल फ्रेमवर्क की जो वीकनेसेस हैं उस पर अगर हम बात करें तो उसमें लीनियट प्रोविजंस हैं, लॉ की प्रोविजंस लीनियट हैं जिसकी वजह से टैक्स फ्रॉड हो जाता है। कोर्ट्स की कुछ जजमेंट्स ऐसी हैं जिनकी वजह से उनको फेवर देते हैं और वो इसकी इन्फोर्समेंट में प्रॉब्लम होती है। और फिर प्रोलॉन्ग केसेस हैं, टैक्स एविजन के केसेस ऑफन ड्रैग्स टू द कोर्ट फॉर द ईयर्स, उनके डिसाइड नहीं होते और डिसीजन ना होने की वजह से वो बहुत सारा रेवेन्यू स्टक हो जाता है। लो रिस्क perceptions, the combination of these factors has undertunes the singly that tax fraud is low risk, actively encouraging the constitute of non compliance। तो वो compliance नहीं करते क्योंकि टैक्स फ्रॉड जो ज़्यादा है। अब जो प्रपोज़ल है आई थिंक ये हमारी हाफ हो गई है, तो इसके हम दो पार्ट्स बना लेते हैं। स्टील सेक्टर का पहला पार्ट तो हमने जो सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या होता है स्टील सेक्टर, कैसे है, उसमें कितने फैक्टर्स हैं, उसके मेल्टरी रोलर कॉस्टिंग और फिर फिनिश में क्या होता है, सारा प्रोसेस बिजनेस और क्या प्रॉब्लम्स और इन्फोर्समेंट हमने बता दी। तो अब हम प्रपोज्ड लीगल फॉर्म्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो इसमें यह है कि पार्ट 2 में हम ये करते हैं। पार्ट 1 जो है वो इससे पहले वाला हिस्सा होगा। अगर उसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप ऐसा करें कि उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि लोग इससे अवेयर होते रहें, जानते रहें, चीज़ों को समझते रहें, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।